हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है फिर से एक बार रेगुलरली लगातार। पिछले हफ्ते 3 वीडियोस, इस हफ्ते की ये पहली वीडियो है और ऐसे ही लगातार वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि आगे की वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और साथ में एंड तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो इस चैनल पे हम मेनली इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा एक्टिव इन्वेस्टर गैंग काफी नाम से ही क्लियर है, और ये गैंग जो हम बना रहे हैं दिस इज गोइंग टू रॉक वेरी सून। अदरवाइज भी हम यहाँ पर एक जो फंडामेंटल अपडेट्स है, जो न्यूज है, जो करंट अफेयर्स है, क्या डेटा है, क्या आ रहा है मार्केट से, जिसके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और कौन कौन से सेक्टर्स बेटर कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स, शेयर्स, क्या कुछ हो सकता है इंडियन मार्केट में। बेसिकली मोटा मोटा हिसाब किताब ये है। और आज भी मैं कुछ ऐसा ही डेटा लेके आया हूं जो आपके होश शायद से थोड़े बहुत उड़ा देगा। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे, क्योंकि 26,300 से टूटा, 23,400 का लो लगाया, वहां से बाउंस बैक करके अभी 24,600 के आसपास चल रहा है करीब करीब। ठीक है, आज मंडे है, 9 दिसंबर है, ये वीडियो शाम को बना रहा हूं मैं। और आज का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट, बहुत ही ऐसा मार्केट था, लुकवॉर्म मार्केट था। कुछ ऐसे ना मूवमेंट्स नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, कुछ खास नहीं मिले। ऑप्शन सेलर्स ने बहुत पैसा बनाया होगा, ऑप्शन बायर्स ने शायद बहुत पैसा लूज किया होगा, क्योंकि डीके में ही वो रह गए होंगे। बट अदरवाइज अब हम ऑप्शंस की बात नहीं करते, लेकिन आज जो डेटा लेकर आया हूं उसके बेसिस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन इक्विटी मार्केट्स ऑल टाइम हाई जल्दी हिट कर सकती हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये डॉजी कैंडल बना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा। ठीक है, देखो मार्केट का सिनेरियो देखोगे तो पिछला एक हफ्ता बहुत अच्छा था। हमने अच्छे खासे लॉसेस जो है वो रिकवर किए। स्मॉल कैप, मिड कैप कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने 13-14% लूज कर दिया था, फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स 2-3% मात्र नीचे बैठा होगा, वो भी शायद ही। ठीक है, बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो स्टैंडर्डाइज्ड हम मानते हैं, जो मैं मानता हूं बेसिकली, जो जिसके अकॉर्डिंगली मैं देखता हूं। ये महाराष्ट्र इलेक्शन का था, जब रिजल्ट आया था तो इतना बड़ा स्पाइक दिया, फिर उसके बाद मार्केट बढ़ता गया। बैंकिंग इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठे, आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास बैठे। लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी 50 के जो शेयर्स है, वो एनर्जी इंडेक्स भी टूटा है, एफएमसीजी इंडेक्स भी टूटा है, काफी सारे इंडेक्सेस है, ऑटोमोबाइल इंडेक्स इतना टूटा है। तो इस चक्कर में जो निफ्टी 50 है उसके शेयर्स थोड़े नीचे बैठे हैं। फिर निफ्टी 50 का जो लेवल है वो काफी नीचे बैठा है, क्योंकि 26,300 का हाई था और अभी 24,626 पे बैठा, तो करीब 6-7-8% तो नीचे है ही है। तो मैं सब क्यों कह रहा हूं कि मार्केट रिएक्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। पहले हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे कि क्या नेगेटिव्स है, और बाकी मैंने दूसरी वीडियो में भी नेगेटिव्स डिस्कस किए हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रिटर्न टू इंडियन इक्विटीज विद 24,454 करोड़ इन्फ्लो इन दिसंबर फर्स्ट वीक। नवंबर में इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अक्टूबर में इन्होंने 94,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। मोटा मोटा हिसाब जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग का आया है। ठीक है, और उसके अंदर सेबी के एक बहुत बड़ा सर्कुलर था, जिसके अंदर काफी कुछ उन्होंने बोला था कि जो एफपीआईज हैं वो अपनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज करे, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या कुछ वो कैसे किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर उन्होंने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया। तो वो सारे रूल्स के साथ कंप्लाई करने की वजह से भी बहुत सारा जो एफपीआईज ने है वो पैसा निकाला है। और ऊपर से भैया डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, फिर वहां का मार्केट भाग रहा है। तो क्यों उनको इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, आके रिस्क लेना है, क्योंकि इंडियन इक्विटीज ऑलरेडी बहुत हाई पे ट्रेड कर रही है। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि भाई इंडिया ग्रोइंग कंट्री है और यहाँ पे पी रेशो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। जिनको प्रॉब्लम है इस चीज से वो फिर प्रॉब्लम में ही रहे, क्योंकि इन्वेस्टिंग लेवल्स जो है ना वो यही है। आपको अगर सोच रहे हो 20,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसका रीजन मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है, एफपीआईज आए। ठीक है, एफपीआईज गए थे, एफपीआईज आए हैं, अब रहेंगे। दिसंबर, मोस्टली दिसंबर पिछले साल का भी बहुत अच्छा था, याद रखना। इस साल का भी मेरे को लग रहा है कि शायद एक बुल रन बन जाए। लेकिन मैं सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मेरे पास 6-7 पेजेस है, ये एक्सप्लेन कर दूं तो निफ्टी 50 ने अभी तक ईयर टू डेट 1 जनवरी से 13.7% रिटर्न दिया। पिछले साल दिए थे 20%, उससे पिछले 4.3%, उससे पहले 23.8%। ठीक है, ये जो रिबाउंड वाला ईयर था 23.8%। फिर इलेक्शन से पहले वाला साल था जो पिछला 2023, तो वहां 20%। आज अब की बार भी इलेक्शन के ईयर में भी 13.7, विच इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, उसके अलावा ये तो अभी 2 महीने पहले टूटा है यार इंडेक्स। उसके पहले हम कौन सा बुल रन देख रहे थे, मतलब कोई रीजन ही नहीं था मार्केट के बढ़ने का, फिर भी बढ़ रहा था। तो ऐसा ही है इंडियन मार्केट, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर्स होने जरूरी है तभी मार्केट गिरेगा, पॉजिटिव ट्रिगर्स के बिना भी बढ़ाया जा सकता है इंडियन मार्केट, ये याद रखना। फिर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज है। रियल्टी की है, आप देख रहे हो 37% का गेन, और रियल्टी सेक्टर एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब ट्रिपल हो रखे हैं भाई शेयर, पिछले 2 साल में ट्रिपल हो रखे हैं। फिर आप चाहे लोढ़ा ले लो, शोभा रियल्टी ले लो, या फिर आप डीएलएफ ले लो, आप कोई भी प्रॉपर्टी वाला, सॉरी रियल एस्टेट वाला जो कंपनी है वो उठाओ, काफी अच्छा मतलब इन्होंने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। फिर फार्मा है 33.5% फार्मा, तो मैं बोल के थक गया, अपनी कम्युनिटी में भी बात करता हूँ मैं फार्मा सेक्टर की।
और आगे भी फार्मा उतना ही बुलिश मैं तो हूँ। ऑटोमोबाइल अभी गिरा है, पहले रिवेंज बाइंग सब चल रही थी और भयंकर तरीके से चल रही थी। ऑटोमोबाइल अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर ही बैठा है। अभी हमने देखा है टाटा मोटर्स का शेयर गिरते हुए, अदरवाइज मारुति देखोगे सबने होल्ड किया हुआ, क्योंकि टाटा मोटर्स की एक्चुअली परफॉर्मेंस बहुत खराब है और महिंद्रा तो भैया बढ़ा ही है, महिंद्रा तो अच्छा खासा बढ़ा है। फिर आपका आईटी 26.2% और डोनाल्ड ट्रम्प रिटर्न इसकी इसी के बाद ही 10% बढ़ चुका है, इसलिए ऑल टाइम हाई भी हिट करा हुआ है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मेटल सेक्टर, मेटल का आगे भी फ्यूचर A1। फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी का भी गिरा है रिलायंस के चक्कर में। कमोडिटीज, बैंक, एफएमसीजी का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत खराब आई हुई है। और यही वन ऑफ द रीजंस है कि जो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन भी आपको एंड में देकर जाऊंगा, ठीक है। ओपिनियन नहीं मतलब डेटा, फैक्ट्स, ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स, ठीक है। बाकी मीडिया का -13%। फिर आप उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स देखो कि ताइवान की जो मार्केट है ईयर टू डेट 29.8% रिटर्न दिया है, पी रेशो 16.4%, ठीक है। फिर वहीं इंडिया का देखोगे जो ईयर टू डेट निफ्टी 50 के रिटर्न है वो 13.7% है और इसकी पी रेशो है 20.2%। अब एक बात बताओ, इंडियन मार्केट्स को जो ओवर वैल्यूड बोलते हैं, जितने भी एनालिस्ट है, जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कुछ जो भी है, जो बोलते हैं इंडियन मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, ये क्या दिख रहा है आपको? S&P 500 क्या है, पी रेशो क्या है इसकी 22.3, रिटर्न्स 27.6%। यूएस के अंदर ग्रोथ होने वाली है, ये सबको पता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और प्रो बिजनेस प्रेसिडेंट है वो, ठीक है। मतलब वो ग्रो करने के लिए यूएस की मार्केट को कुछ भी करेंगे। तो इस वजह से यूएस की जो पी रेशो है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी लेवरेज ले सकते हो आप। देखो अब बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, मान लो, ठीक है। वो धीरे धीरे ग्रो होने वाला एक शेयर है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है 15-16 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, ठीक है। तो अब उसे ग्रो करने के लिए भी अब वो ऐसा तो है नहीं कि छोटी कंपनी है कोई 100-200 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू करती है 10-20 करोड़ रुपए का, और वहां से वो बढ़ाएगी 100 करोड़ का रेवेन्यू करेगी तो 1000 करोड़ की हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो स्टेबल शेयर है, तो इसलिए उसकी पी रेशो है ना वो इन चेक रखनी पड़ेगी, ठीक है। इन चेक रहेगी तो ही अच्छा है। अदरवाइज आप निफ्टी 50 की देखोगे ना, तो निफ्टी 50 में ग्रोथ का जो है ना, इंडियन मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई उससे हो सकती है, मतलब मल्टीपल से हो सकती है, 2x ग्रोथ, 3x ग्रोथ, 4x ग्रोथ, बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट यूएस की मार्केट सैचुरेटेड है, ठीक है। एक $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके अंदर आप पी रेशो 22.3 रख रहे हो और 27.6% रिटर्न दिया है। तो जो भी बोलते हैं ना कि ओवर वैल्यूड है, होगी ओवर वैल्यूड, लेकिन आप उसका रीजन समझो कि ओवर वैल्यूएशन तभी आती है जब स्कोप ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है। अभी ये देख लिया आपने, पढ़ लो। और चाइना का CSI 300 इंडेक्स, इसने 14.3% रिटर्न दिया है और इसका पी रेशो है 12.8%। और मोटा मोटा जो आप अक्टूबर में हमने आउटफ्लो देखा था ना, उसके अंदर चाइना के अंदर बहुत सारा पैसा गया था, बहुत सारा पैसा इन्फ्यूजन चाइना में हुआ था, क्योंकि चाइना की सरकार एक इकोनॉमिक स्टिमुलस लेकर आई थी चाइनीज इकोनॉमी के लिए, और इसीलिए चाइना का मार्केट जो है करीब करीब एक ही हफ्ते में 20% ऊपर चला गया था उस टाइम, जब इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के चाइना में गया था। खैर, ये आपने देख लिया। इसके बाद अगला है हमारे पास शिफ्टिंग डायनेमिक्स। दिस ईयर फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टेड विथड्रॉइंग फंड्स फ्रॉम इंडियन इक्विटी एज दे प्रेफर चाइना आफ्टर मैसिव इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज बाय द कंट्री। मैं बता चुका हूं आपको। उसके अलावा टुगेदर विद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दे हेल्प काउंटर बैलेंस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन आउटफ्लोज। तो देखो, अब बात पता है क्या है कि डोमेस्टिक इनफ्लोज तो हैं अभी भी, एफपीआईएस यहां पर नहीं दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। एफपीआईएस का जो ये ब्लू वाला है ना, ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे आपको इस इधर 2024 में, ये हर ईयर वाइज है, 2012 से 2024। यहाँ पे ये ब्लू के कैंडल जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो लेकिन डीआईएस देख रहे हो आप, ये डीआईएस ये यहाँ होते थे पहले 2012 में, यहाँ होते थे डीआईएस, ये आज ये है डीआईएस का इन्वेस्टमेंट। ये है आपके रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, जो आप, मैं, हम छोटे लोग आते हैं बेसिकली, ठीक है। ओवर द ईयर्स सिर्फ बढ़ता जा रहा है। और ये जो कैंडल नीचे की तरफ या नहीं बना ना, ये गायब दिख रहा है जो कैंडल, ये कैंडल ऑलरेडी इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर अगर ये कैंडल रख दोगे, सॉरी, मतलब आप समझो कि ये पिछले साल डीआईएस ने किया था, ये एफआईआईएस ने किया था, ये इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल अगर आप रख दोगे तो भी ये कैंडल उससे बड़ा है। मतलब जो डीआईएस प्लस एफआईआईएस इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले साल तक, उतने उससे ज्यादा आपका डीआईएस सिर्फ इस साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। और कंटिन्यूसली इन्फ्लो आया है इनकी तरफ से भाई, अक्टूबर में भी आया, नवंबर में भी आया, और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी आया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज है वो भी उतनी ही कंसिस्टेंटली इन्फ्लो करी है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, इवन व्हेन द मार्केट वाज फॉलिंग। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो और ज्यादा बढ़ा है, डीआईएस का और ज्यादा बढ़ा है, और एफपीआईएस भी मैंने आपको दिखाया कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में वापस आए। तो ये तीनों जो
काउंटर बैलेंस चल रहा था ना, जो अभी तक एफपीआईज निकाल रहे थे, तो वो वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो डीआईएस तो ऑलरेडी है वहां पे, रिटेल्स भी है, तो वो जब वापस आएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा ना। और क्या है, सप्लाई डिमांड का तो सारा गेम है, डिमांड बढ़ेगी इंडियन मार्केट में, ज्यादा पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, तो भैया कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल लगा लेना, मार्केट ऐसे ही बढ़ जाएगी। मतलब घटिया Q2 नंबर्स, Q3 नंबर्स के बाद भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मिलियंस बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इमर्जिंग मार्केट ईयर टू डेट, ठीक है। लेटेस्ट डेटा 5 दिसंबर 2024 तक का है ये, और इंडिया में सिर्फ $62 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि आउटफ्लो इतना बड़ा हो गया, तो वो नेट ऑन नेट बहुत कम हो गया। लेकिन चाइना में देखो 52,200 मिलियन डॉलर्स, आई मीन दैट इज जस्ट अमेजिंग। फिर साउथ कोरिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, और बहुत सारी मार्केट नेगेटिव में है भाई। ताइवान से तो निकला है पैसा, उसके बाद भी ताइवान का मार्केट हाईएस्ट परफॉर्मिंग है। अभी दिखाया था ना मैंने आपको, ताइवान का ईयर टू डेट परफॉर्मेंस दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो ताइवान का ईयर टू डेट परफॉर्मेंस 29.8% है। फिर भी ताइवान की मार्केट से पैसा निकला, यानी कि यहाँ भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कुछ तो कमाल धमाल मचा रहे हैं, तो कोई तो इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो पैसा निकाल रहे हैं ताइवान से, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वैसे सबका दिया हुआ है, इंडिया का 5 दिसंबर के हिसाब से है, फिर आपका मलेशिया का 4 दिसंबर के हिसाब से है, और चाइना का 30 सितंबर के हिसाब से, अलग अलग सबका हुआ है, बट हाँ मोटा मोटा यही है, ठीक है। अर्निंग्स स्लो हुई है, ये नेट प्रॉफिट में आप देख लो कि H1 फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक जो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज है वो 8.8% है, रेवेन्यू में 8.3% है। फिर अगर आप BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये सब निकाल दोगे, फाइनेंशियल स्टॉक्स वगैरह, तो सिर्फ वो 5% रह जाता है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रह जाती है सिर्फ 3%। ये देखो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ था, क्योंकि देखो बाउंस बैक हुआ था ना, तभी तो 24% का रिटर्न था इंडियन इक्विटी मार्केट का। निफ्टी 50 का जो रिटर्न था 2022 का, वो बहुत हाई था, क्योंकि ये बहुत हाई थे, ये 4 नंबर्स कितने हाई थे, मतलब दे आर जस्ट मैड, ठीक है। तो ये भले ही अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू डार्क ब्लू दिखेगा आपको पिछले 3 सालों में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइट ब्लू है, लेकिन फिर भी पैसा तो है जो वो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर individual investor remains steadfast is the youth that's leading the charge. Recent market volatility may have deterred some potential investors, but overall retail investor sentiment remains strong. Of course they remain strong because market में inflow आ रहा है भाई। लोग जितने मीडियन एज जो आप देखोगे, पहले 38 साल का ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था, आज के टाइम में 32 साल का इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट कर रहा है। और ये 31 मार्च का जो है वो डेटा है, मतलब लेटेस्ट फिस्कल के लिए अगर देखें तो 31 अक्टूबर 2024 का, ठीक है। मंथली न्यू डीमैट अकाउंट का एडिशन अभी भी चल रहा है, भले कम हुआ है पीछे से, क्योंकि ऑफकोर्स जो बेस है वो इतना है कि मतलब पीछे कुछ 3 सालों में इतने डीमैट अकाउंट खुले कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहां से आपको दिखता है सीधा सीधा। फिर उसके बाद वैल्यूएशन चेक, BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो इन परसेंटेज विच इज 135%, ठीक है। इंडियन इक्विटी मार्केट हैव एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट रैली इन 2024, पुशिंग द market capitalization to GDP ratio to record high. Despite recent correction, the ratio remains elevated compared to historical average, raising concerns about potential overvaluation. Overvaluation है, ये कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मार्केट टू GDP, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब अपनी $5-6 ट्रिलियन है शायद मेरे ख्याल से, और हमारी GDP $3 ट्रिलियन है शायद, इतना ही है, मेरे को एक बार देख लेना, $4-5 ट्रिलियन होगी तो मार्केट की जो वैल्यूएशन है। लेकिन यहाँ पे 3 ट्रिलियन है, तो वो BSE का वो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन GDP रेशियो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो बढ़ेगा वो आपका ओवर वैल्यूएशन कंसर्न में आएगा। और इसीलिए अमेरिकन मार्केट भी ओवर वैल्यूएशन है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो है वो $50 ट्रिलियन पे कहीं वैल्यूड है यार, आसपास एक बार देख लेना, वो भी $40-50 ट्रिलियन पे वैल्यूड है, और अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो $21 ट्रिलियन है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये सारी वैसे थोड़ी एक्स्ट्रा खबरें हैं, लेकिन ये जरूरी था आपको बताना, ठीक है। और यही डेटा है मेरे पास, यही डेटा है, ये जो आपके लिए डेटा लेकर आया हो ना, तो बेसिकली यही मैं आपको बताना चाह रहा था अभी कि आपके जो DIIs थे वो बढ़ ही रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ ही रहे हैं। FPIs ने जो पैसा निकाला इस चक्कर में इंडियन मार्केट नीचे गिरी, अब FPIs भी वापस आएंगे और DIIs वहीं रहेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर चाहे थोड़ा कम भी कर ले, लेकिन जब FPIs इन्वेस्ट करेंगे तो वो और बढ़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट में पैसा इन्फ्लो होगा वैसे वैसे इंडियन मार्केट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये पूरा मतलब ब्योरा है कि क्यों इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी हिट करने को मिल सकता है आपको, और मे भी दिसंबर में कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इनके लिए 1000-2000 पॉइंट्स उठाना ना मार्केट को एकदम हलवे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हलवा है इंडियन मार्केट में,
अगर आपको उठाना है, गिराना है, मार्केट कैसे, मतलब गिराते तो नहीं है जब तक बहुत नेगेटिव ट्रिगर्स ना हो। लेकिन अब कॉन्ट्रास्टिंग जो बात है ना, कॉन्ट्रास्टिंग डेटा ये है कि Q2 के नंबर्स खराब हैं, फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 का जीडीपी एस्टिमेट कट किया है, इन्फ्लेशन ज्यादा आ रहा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट खराब हो रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन हर्ट हो रहा है, जो 60% ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। और अगर ये हर्ट होता रहा, नवंबर का भी जो ऑटो का आपका ऑटोमोबाइल जो आपका कार सेल्स का डेटा है वो बहुत खराब है, यानी कि लोग पैसा खर्चने को रेडी नहीं है भैया। तो ये पूरा गेम चल रहा है और इसीलिए आप एशियन पेंट्स, एफएमसीजी सेक्टर आज सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, 2.2% से गिरा है, जिसके अंदर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वर्स्ट परफॉर्मिंग शेयर है आज का। ठीक है, क्यों गिरा है? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी हर्ट कर रही है उनको, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अभी भी हाई है उनके लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स चल रही है एफएमसीजी सेक्टर के साथ। तो एफएमसीजी सेक्टर ना ब्रॉडर इकोनॉमी के कंजम्पशन का आपका कहीं ना कहीं वो होता है मिरर, मतलब आपका शीशे में देख सकते हो ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी शीशे में देख सकते हो एफएमसीजी इंडेक्स से। रूरल कंजम्पशन हर्ट हो रहा है, अर्बन कंजम्पशन हर्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नेसेसिटी में पैसा ज्यादा जा रहा है, तो लोग बाकी जगह स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका ऑपोजिट हुआ है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो हुई थी लेटेस्ट, वो अच्छी नहीं हुई थी, इसीलिए रेपो रेट को कट नहीं किया गया गाइस। यही डर बना हुआ है कि रेपो रेट को कट कर दिया और पैसा मार्केट में जाएगा, पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी। ऑलरेडी पैसा 84.7 पे आ चुका है डॉलर के अगेंस्ट, पैसा और बढ़ाते जाओगे आप, इन्फ्लेशन और राइज करता जाएगा, दाम और बढ़ते जाएंगे, जिससे आरबीआई को स्पेशली बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी चीज है सरकारें पलट देती है। प्याज के दाम पे सरकारें पलट जाती थी पहले। ठीक है, तो ये पूरी गणित है, दोनों साइड के ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। आप बताओ मेरे को कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है एक्चुअली, क्या निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई हिट कर सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर इन्फ्लो आता रहा ना ऐसे, तो फिर तो कोई भी टेक्निकल और फंडामेंटल आपका नहीं रोक पाएगा इंडियन मार्केट को ऑल टाइम हाई हिट करने से। ये तो बेयर्स को एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा, प्रॉपर्ली दिखाना पड़ेगा, एफपीआईएस को भी एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा, तभी इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत इन चेक रह पाएगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। तो ये पूरी गणित थी और यही मेरे को आपको बताना था। और अच्छी बात यह कि आज 11 मिनट का वीडियो बना है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने आपको सब बता दिया, क्योंकि ये डेटा मजा तो था, मतलब मजा आया मुझे डेटा पढ़ के कि एफपीआईएस वापस आ गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का वो कैंडल देखते हैं आप उस चार्ट में, अभी रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको देखना हो तो, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड रूट से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपका डायरेक्ट इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर से नए डीमैट अकाउंट भी खुल रहे हैं, और पैसा आता रहा तो फिर तो मार्केट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये पूरी गणित है। उसके अलावा है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डेंजर में, थोड़ा है खराब, रेड जोन थोड़ा सा है, लेकिन आई होप कि वो रेड जोन जल्दी पिंक हो जाए और पिंक ग्रीन हो जाए और जल्दी जल्दी इंडियन इकोनॉमी बढ़ती देखने को मिले। लेकिन उसके लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट सामान को बढ़ाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया को थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, और इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आनी पड़ेंगी। और उसके अलावा आपको आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मुद्दा है पूरा, या फिर आपका बाकी पूरी इकोनॉमी को चलाने का मुद्दा है कि कितना पैसा होना चाहिए कितना नहीं, डॉलर के अगेंस्ट रुपये की क्या वैल्यू है, वो सब आरबीआई को देखना पड़ेगा। और तभी सब कुछ पॉजिटिवली 26,300 के ऊपर मार्केट ऑल टाइम हाई पुश करके आपको 30,000 तक का एक मूव दिखाएगा इन नेक्स्ट 1 ईयर आई फील। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। मैं तो बुलिश हूं इंडियन इकोनॉमी पे, बस वही बात है कि अगर सरकार और आरबीआई सब ठीक से कर देना तो सब अच्छा होगा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज तभी स्पेंड करती हैं, याद रखना, जब इकोनॉमी में कंजम्पशन का स्कोप हो। गवर्नमेंट का काम है स्पेंड करना, गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट कंपनी नहीं भी करेगी, गवर्नमेंट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, गवर्नमेंट फिर भी चीजों को डेवलप करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को पैसा कमाना है भाई, वो लॉस मेकिंग नहीं बन सकती। उनके पास टैक्स नहीं आता जनता का, गवर्नमेंट के पास आती है 10 चीजें हैं, रिसोर्सेज जो वो हमसे लेती है और आई मीन यूज करती है अपनी कंट्री के लिए। तो ये पूरा गणित है। बाकी हम डेली पॉडकास्ट तो करते ही हैं, फंडामेंटल अपडेट्स के, मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल अपडेट्स आते हैं डेली के डेली, जैसे डिलीवरी का शेयर मैंने बोला था अपनी कम्युनिटी को, और अभी 2 दिन में 12% बढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। और जब भी मेरे को मैं कुछ ऐसा बताता हूँ उस डेली पॉडकास्ट में जिससे मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स को फायदा हो, तो मतलब उससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। ऑफकोर्स 10 में से 2 चीज़ें आप जो बताते हो सकता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली चली जाए, नहीं सही तरीके से वैसे मूव करे जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन एंटिसिपेशन करते रहना चाहिए, मार्केट्स को पढ़ते रहना चाहिए। आपको एक दिन आ ही जाएगा कि भाई क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और यही फंडामेंटल अपडेट्स हम हर रोज करते हैं। और अगर आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, आप इंटरेस्टेड हो, तो टेलीग्राम में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा कॉस्मोफीड के थ्रू, आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक आएगा, वहां पे ज्वाइन करना। हर दिन वहां पर एक ऑडियो का एपिसोड आता है, वो आप प्ले करके चला सकते हो और सुन सकते हो। 8 से 10 मिनट का एपिसोड रहता है, ज्यादा नहीं रहता। बाकी
हम वापस से मिलेंगे, क्योंकि मैं तो रेगुलर आ ही रहा हूँ इन वीडियोस में, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मोर ऑफन, मोर रेगुलरली। और आई होप कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ इसके साथ लेकर जा रहे होंगे इन वीडियो के साथ। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।